Hey, hi guys. So this is lecture day 2 part 1. So in last lecture हमने समझा था इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और ऑडिट रिस्क. ओके. So now let's read about some new topic which is actually not new to CF finalist. What is it? It is inherent limitation of audit. सी इंटर में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है. अबे जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बेसिक्स चल रहा है इसमें, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी वो हम लोग पढ़ चुके हैं सी इंटर. इट्स जस्ट अ बेसिक राउंड. सो व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. व्हाट इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का मतलब ये होता है कि चाहे तुम ऑडिट कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो तुम ढूंढ नहीं पाओगे, कुछ कुछ ऐसा मिस स्टेटमेंट होगा जो तुम अच्छा ऑडिट करने के बाद भी ढूंढ नहीं पाओगे. तो भाई अच्छा ऑडिट करने के बाद भी हम क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे. तो कुछ कुछ ऐसा चीज़ है ऑडिट में, जब तुम ऑडिट करने जाते हो तो कोई कोई ऐसा फैक्टर है जो तुमको इफ़ेक्ट करेगा, तुमको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम फाइंडिंग द मिसस्टेटमेंट. तो कौन कौन सा फैक्टर्स है. 4 फैक्टर है जो तुमको प्रिवेंट करता है कि तुम ढूंढ नहीं पाओगे मिस्टेक को. पहला फैक्टर क्या है, उसका नाम है नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग. भाई फिनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से तुम मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ पाओगे. क्या लॉजिक है, उसके लिए इंडेक्स दिया हुआ है, देखो इंडेक्स के हिसाब से फॉलो कर रहा है तो सब सही है. तो वो तुम्हारी इनहेरेंट लिमिटेशन कैसे है भाई. इंडेक्स कभी कभी बोलता है कि मैनेजमेंट को जो लग रहा है, क्योंकि उनके पास हिस्टोरिकल डेटा है, उनके पास एक्सपीरियंस है उस इंडस्ट्री का, तो कहीं कहीं वो मैनेजमेंट एस्टीमेट दे सकता है. तो इंडेक्स बोलता है कि एस्टीमेट दे सकता है और फिनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टीमेट आया हुआ है. लाइक फॉर एग्जांपल प्रोविजन या फिर कंटीजेंट लायबिलिटी, तो वो मैनेजमेंट के ऊपर दे दिया इंडेक्स. ऑडिटर तो कुछ बोल नहीं सकता. ऑडिटर बोलेगा कि क्या बोलेगा, देख रहा है कि इंडेक्स में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट के ऊपर है, मैनेजमेंट बना रहा है. बाद में जाके वो जो एस्टीमेट दिया था, प्रोविजन एस्टीमेट जो किया था मैनेजमेंट, वो एस्टीमेट गलत हो गया और उस गलत एस्टीमेट की वजह से कंपनी लॉस में चली गई. ऑडिटर तो बोला था कि भाई अनमोडिफाइड ओपिनियन है, सब कुछ सही चल रहा है क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से बनाया है, लेकिन उसकी वजह से तो कंपनी लॉस में चला गया ना भाई. करेक्ट. तो ऑडिट होने के बाद भी गलती नहीं मिला हम लोगों को, प्रोविजन गलत बना हुआ था, ज़्यादा का प्रोविजन बनाना था. ऑडिटर उसको नहीं ढूंढ पाया, क्यों, क्योंकि इंडेक्स बोल दिया मैनेजमेंट के ऊपर कि हाँ वो करेगा. तो दिस इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट. तो जहाँ पे जजमेंट आ रहा है वहाँ पे तुम एज एन ऑडिटर कितना ही अच्छा ऑडिट कर दोगे, गलती होगा, नहीं ढूंढ पाओगे. ये पहला फैक्टर था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. दूसरा है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. ये तो था रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट के ऊपर था. दूसरा है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मतलब ऑडिटर वो प्रोसीजर नहीं करता है, नहीं कर पाएगा जिस स्टेटमेंट ढूंढ रहे. तुम बोला भाई अच्छा ऑडिट करेगा तो अच्छा ऑडिट करना तो अच्छा प्रोसीजर लगाएगा. भाई कुछ कुछ ऐसा चीज़ है कि जहाँ तुम प्रोसीजर लगाओगे ही ना तो भी तुमको गलती नहीं मिलेगा. उसके अंदर 4 चीज़ आता है. क्या है वो 4 चीज़. पहला चीज़ है कि ऑडिटर पूरा ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकता है. डंप बेसिस पे, एज अ डंप बेसिस पे सब कुछ नहीं चेक कर सकता. वो स्टैट ऑडिटर नहीं है, मतलब इंटरनल ऑडिटर नहीं है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है. तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर डंप बेसिस पूरा पॉपुलेशन को चेक नहीं करता है. वो क्या चेक करता है, वो सैंपल बेसिस पे चेक करता है. तो प्रोसीजर सैंपल्स पे लगेगा ना. हो सकता है जो सैंपल उठाया वो सही हो, दूसरा जो सैंपल्स है उसमें इशू होगा. तो सैम्पलिंग मिस्टेक की वजह से तुम ढूंढ नहीं पाए. जो प्रोसीजर सैंपल ऑडिट प्रोसीजर क्या है, सैम्पलिंग का एक पार्ट है. करेक्ट. सॉरी, प्रोसीजर में सैम्पलिंग एक पार्ट आता है. करेक्ट. तो ऑडिट प्रोसीजर ही तुम गलत लगा दिए, क्योंकि भाई उसमें कुछ गलती नहीं ऑडिटर करना, सैम्पलिंग गलत आया है, जरूरी नहीं कि जो सैंपल उठाए उसमें गलती हो. करेक्ट है भाई. दूसरा चीज़ है कि हो सकता है कि फ्रॉड हुआ हुआ हो. अगर फ्रॉड हुआ हुआ हो तो ऑडिटर उसको नहीं ढूंढ पाएगा, इवन तो कितना ही अच्छा प्रोसीजर कर दे. क्यों भाई, 4 आदमी कल्यूड किया हुआ है, एक साथ मिला हुआ है, इसका वो अप्रूव कर रहा है, उसका वो अप्रूव कर रहा है. सैंपल्स मांगोगे तो अप्रूवल तुमको मिल ही जाएगा. तो फिर फ्रॉड कहाँ से, तब फिर मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ पाओगे. फॉरेंसिक ऑडिटर थोड़ी है वो तो तुम्हारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है. करेक्ट. करेक्ट. तो जहाँ पे फ्रॉड है वो नहीं ढूंढ पा सकता है. क्यों, क्योंकि फ्रॉड इज अ सिस्टमेटिक वे. फ्रॉड may involve sophisticated and carefully organized scheme
टू कंसील इट। फ्रॉड ऐसे किया जाता है कि कोई इसको ढूंढ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि फ्रॉड करने के बाद एक स्कीम बनाते हैं लोग कि इसको ढूंढना ना जा पाए। व्हाट इज फ्रॉड? फ्रॉड मे इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम टू कंसील इट। फिर है तीसरा कि जो ऑडिट है ना वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि सीबीआई है, गया 2 थप्पड़ दिया, बोले बता हमको सही बात। हम जाके स्पॉक को बोलेंगे सर 2 मिनट सर क्लैरिफिकेशन सर, बोले हटाओ यार टाइम नहीं है मेरे पास। या फिर वो कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी बोल देगा जो ऑडिटर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो ऑडिटर है, वो उस प्रोसेस को नहीं समझता है। प्रोसेस ऑडिटर नहीं है वो कि वो प्रोसेस समझ रहा है, प्रॉपर सब कुछ जान रहा है। अगर कोई प्रोसेस ऑडिटर भी होता है तो कोई इंजीनियर नहीं है। अगर सीए भी है, इंटरनल ऑडिटर है, तो उस इंजीनियर नहीं है कि हाँ वो बोल रहा है कि इतना केमिकल वेस्ट होगा, ये दूसरा केमिकल आ गया ना, ऑल दोस थिंग्स। लेकिन वो सीबीआई वाला सब कर सकता है कि बुलाएगा केमिकल इंजीनियर को, बताओगे। करेक्ट। तो ऑडिट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, और इस वजह से हो सकता है कि मिसस्टेटमेंट हो और हम लोग ढूंढ नहीं पाए। फिर हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है ना वो वही तुमको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तुमको जो ईआरपी जो दिया वो ईआरपी ही गलत दे दिया है। तुम आईटीजी से ऑडिट तो नहीं कर रहे थे, तुम तो स्टैट ऑडिट कर रहे थे, तो तुमको पता ही नहीं चला। कि हो सकता है कोई लॉग रिपोर्ट तुमको नहीं मिला हो, लॉग रिपोर्ट तुमको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला है वो पुराना मिस्टेक आती है, एक्चुअल में कुछ और हो रहा होगा बिजनेस में, ये बना के दे दिया गया एडिट करके, ले करो ऑडिट। तो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो प्रोसीजर किस पे लगाओगे? तो अभी हम लोग 2 चीज़ पढ़े, 4 फैक्टर है जिसके वजह से ऑडिटर सही गलती नहीं ढूंढ सकता है। पहला था कि एफआर जो बोले हुए वहीं कुछ मिस्टेक था जो ऑडिटर चाह के भी ठीक नहीं कर सकता है। दूसरा, ऑडिटर प्रोसीजर लगा रहा है लेकिन प्रोसीजर ही गलत लग रहा है, पूरा सही प्रोसीजर लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन प्रोसीजर जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा है। जैसे पहला चीज़, वो प्रोसीजर 100% पॉपुलेशन में लगाता है। मैनेजमेंट जो तुमको डेटा दिया है वही सारा गलत डेटा दिया है, तुम कितना ही अच्छा सैम्पलिंग कर दो आंसर नहीं आएगा। तीसरा, फ्रॉड हुआ है, तब तुम कहाँ से ढूंढ लोगे भाई, कितना अच्छा प्रोसीजर लगा लो। चौथा, तुम ऑडिटर हो, सीबीआई नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन है नहीं। ओके, तो ये 2 चीज़ था कि प्रोसीजर लगाने के, पहला था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से तुम नहीं ढूंढ पाए, दूसरा कि तुम प्रोसीजर लगाने के बाद भी ढूंढ नहीं पाए। तीसरा है टाइमलीनेस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड रिपोर्टिंग एंड बैलेंस। फिर से बोल रहे, सॉरी उल्टा बोल दिया, टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। कितना बेनिफिट कौन सा प्रोसीजर लगा के मिलेगा उसका श्योरिटी कोई ऑडिटर को नहीं है कि हाँ भाई 4 आर्टिकल को हम P2P का ऑडिट के लिए लगा दिए हैं, 1 आर्टिकल को रखें O2C के लिए। कोई श्योर नहीं है ना कि मिसस्टेटमेंट कहाँ होगा। कोई ये श्योर नहीं है कि हाँ भाई जो, चलो स्टैट ऑडिटर लोग क्या करते हैं कि आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डिवाइड कर देते हैं कि हाँ भाई ट्रेडिंग अकाउंट का जो है, मतलब पीएल अकाउंट जो है, पीएल में इनकम साइड तुम देख लेना, एक्सपेंस साइड हम देख लेंगे, बैलेंस साइड एसेट कोई देख लेगा, बैलेंस साइड लायबिलिटी कोई देख लेगा। करेक्ट। हो सकता है कि इनकम में बहुत ज़्यादा इशू हो तो वहाँ 3 आर्टिकल का जो होता है वहाँ एक ही आर्टिकल काम कर रहा है, तो कोई श्योरिटी नहीं होता ना पहले से। तो टाइमलीनेस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, ठीक है। ओके, आगे एक और बात लिखा हुआ है, विद टाइम रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिमिनिशेस, नीड टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट। ठीक है। तो ये तो 3 फैक्टर हो गया। पहला फैक्टर था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वजह से ऑडिटर नहीं ढूंढ पा रहा है। दूसरा है कि ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी ढूंढ नहीं पा रहा है। तीसरा है कि कॉस्ट और बेनिफिट का श्योरिटी नहीं है कि कैसे कितना बैलेंस चाहिए। चौथा इज अदर मैटर मतलब क्या है कि वो ऐसा सिचुएशंस जहाँ पे ऑडिटर गलती नहीं ढूंढ सकता है। कौन सा ऐसा सिचुएशन है? 4 सिचुएशन दिया हुआ है। क्या? पहला कि अगर फ्रॉड जो हुआ है वो सीनियर मैनेजमेंट कर रहा है, जूनियर मैनेजमेंट में करता है तो ऊपर पकड़ा जाता है, लेकिन सीनियर मैनेजमेंट अगर फ्रॉड कर रहा है तो नहीं पकड़ाएगा। दूसरा ये कि क्या है, रिलेटेड पार्टी कोई ट्रांजैक्शन हुआ है लेकिन ऑडिटर उसको ढूंढ नहीं पाया कि आर्म्स लेंथ पे हुआ कि नहीं। तुम रिलेटेड पार्टी कौन कौन है तो तुमको नहीं पता करवाओगे, कोई ऐसा मास्टर तो नहीं है आरपीटी, अगर MGT 7 एंड ऑल दोस्त जहाँ पे भी रिलेटेड पार्टी का अति दिया जाता है कि हाँ भाई ये रिलेटेड पार्टी, हो सकता है वहीं नहीं दिया हुआ, ऑडिटर कैसे पकड़ेगा उसको? तो ऐसा सिचुएशन है। फॉरेंसिक ऑडिट तो नहीं हो रहा है ना भाई, किसी का कोई दोस्त निकल गया, किसी का कोई भाई निकल गया, सब कुछ चेक नहीं कर सकते हैं। तीसरा कि नॉन कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन, जो ऑडिटर है वो स्टैट ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर नहीं है कि उसको सारे एक्ट लॉ के बारे में सब कुछ पता होगा, हो सकता है।
तो वो भी एक सिचुएशन है। चौथा सिचुएशन कि वो ऑडिटर है और वो ना ही वो है, क्या उसको कहते हैं, तुम्हारा एस्ट्रोट्रॉक वाला है, कि उसको पता है कि फ्यूचर में ये कंपनी बंद होने वाली है, गोइंग कंसर्न ही खत्म हो जाएगा। ये जो कंपनी है इसके पास 4 वेंडर है, पता चला 4 में से 3 वेंडर खत्म हो गया, ले प्रोक्योरमेंट ही नहीं हुआ, RM आया ही नहीं, क्या प्रोडक्शन करोगे? और वो तो हो नहीं तुम ज्योतिषी। तो कोई कोई ऐसा कंडीशन है जहाँ पे कोई हालत में तुम मटेरियल मिस्टेक ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसा 4 कंडीशन दिया तुमको कि फ्रॉड सीनियर मैनेजमेंट कर रहा है, तुम ज्योतिषी नहीं हो, मतलब उसके बाद तीसरा तुम सारा लॉ तुम नहीं जानते होगे, और चौथा कि भाई क्या चीज था, तो रिलेटेड पार्टी सबको तुम नहीं जानते हो। करेक्ट। तो ये 4 सिचुएशन था। ये सब पार्ट बनता है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, कि तुम कुछ भी कर दो ऑडिट में गलती मिलेगा ही। ऑडिट रिस्क क्यों होता था? 2% पिछले लेक्चर में पढ़े थे, कैसे आया था? इसी सब चीज़ की वजह से आया था। ऑडिटर जो पिछला क्वेश्चन बोलता कि हम 80% गलती ढूंढ सकते हैं, 20% क्यों नहीं ढूंढ सकते? क्योंकि हो सकता है ये सब कोई जो चीज़ अभी हम लोग पढ़े उसमें से कोई एक चीज़ हो सकता है कोई फ्रॉड क्या हुआ, हम ऑडिटर ढूंढ ही नहीं पाए उसको, तो इसलिए मानते हैं कि यहाँ 2% बचेगा। ठीक है। तो व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? 4। पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में भी 4 चीज़ आता है। पहला चीज़ कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं दिया, दूसरा चीज़ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तीसरा चीज़ फ्रॉड किया हुआ है इसलिए सब कुछ उसमें छुपाया हुआ है, कुछ नहीं कर सकते हो, और चौथा चीज़ क्या था कि जो प्रोसीजर लगा रहे हो वो डंप पे नहीं लगा रहे हो, तुम सैंपल चेक कर रहे हो। तीसरा, टाइमलीनेस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, और चौथा अदर मैटर में भी 4 चीज़। हो सकता है जो फ्रॉड किया था सीनियर मैनेजमेंट किया था तो फिर नहीं ढूंढ पाओगे। फिर हो सकता है कि तुम्हारा क्या होता है, लॉ तुम सारा नहीं जानते तो वहाँ गलती नहीं ढूंढ सकते हो, तुम ज्योतिषी नहीं हो। और उसके बाद एक और चीज़ था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ढूंढ नहीं सकते। करेक्ट। तो इससे क्या पता चला? इसे ये पता चला कि भाई ऑडिटर ऑडिट किया और बाद में कुछ गलती निकल गया, पता चला बाद में कि ये भाई वहाँ तो फ्रॉड था, ऑडिटर नहीं ढूंढा, तो ऑडिटर क्या बोलेगा, ये भाई मेरा गलती थोड़ी है यार, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है कि फ्रॉड अगर सीनियर मैनेजमेंट का है तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे? तो क्या हर वक्त ऑडिटर ये बात बोल सकता है कि हाँ भाई इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है इसलिए हम नहीं ढूंढ पाए? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है भाई इसीलिए नहीं बोल सकता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ऑडिटर को ऑडिट करना है वही ऑडिट किया हो। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जैसे बोलता है ऑडिट करने के लिए, वैसे वो ऑडिट किया। तो हर बार को नहीं जाके बोलेगा कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की वजह से सर हम आपका हम फ्रॉड नहीं ढूंढ पाए। ज़रूरी नहीं है। तो भाई तुम कैसे चेक करोगे? कोई NFRA के पास कोई केस गया कि सर हम तो ऑडिट करवाए थे, गलती ऑडिटर नहीं ढूंढा, तो NFRA क्या बोलेगा? CA को बुलाओ, CA आएगा। तो CA क्या बोलेगा भाई कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की वजह से हम नहीं ढूंढ पाए? नहीं, चेक करना होगा NFRA को कि ऑडिटर सही किया है कि नहीं काम, क्या वो इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से नहीं ढूंढ पाया है। तो NFRA कैसे चेक करेगा? NFRA को चेक करने के लिए क्या करना होगा, वो चेक करेगा कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म किया गया था वो एक्चुअल में जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना था क्या वो लोग परफॉर्म किया है कि नहीं। ओके, क्या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ढूंढना है कि प्रोसीजर तो किया है लेकिन तुम्हारे पास एविडेंस ही नहीं है। तुम प्रोसीजर लगाया कि फ्रॉड है कि नहीं, कुछ नहीं मिला तुमको, तो तुमको नहीं मिला तो तुम उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं की तुम्हारे पास ना, या फिर तुम प्रोसीजर लगाए लेकिन तुम्हारे पास एविडेंस तुम नहीं पकड़ के बैठे हो कि हाँ भाई 10 को ऑडिट प्रोसीजर किए थे, उसका वर्किंग फाइल ये रहा, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है तुम्हारे पास। सफिशिएंट या फिर एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं है तुम्हारे पास। तीसरा कि जो ऑडिट रिपोर्ट तुम इशू किए हो सकता है वो सही इशू किए हो या गलत, हो सकता है कि तुम्हारा ऑडिट एविडेंस बोल रहा था कि यहाँ पे मिस स्टेटमेंट है, लेकिन जो रिपोर्ट इशू किए वो अनमोडिफाइड इशू कर दी है। तो NFRA चेक करेगा कि क्या प्रोसीजर सारा लगा था, जो एज पर ऐसे बोलता है, जो प्रोसीजर लगा था उसके लगाने के बाद सारा ऑडिट एविडेंस है कि नहीं, और एविडेंस लगाने के बाद एविडेंस किस चीज़ का, कि प्रोसीजर लगा था। और तीसरा कि भाई जो रिपोर्ट इशू किए हो वो सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन था, तुम रिपोर्ट ही नहीं किया, उसको क्लीन रिपोर्ट देती है। करेक्ट। तो कि NFRA कैसे चेक करेगा कि वेदर कोई भी ऑडिटर के बोलेगा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है, लेकिन ऐसे होगा नहीं। NFRA बैठ के चेक करेगा कि हाँ तुम सही बोल रहे हो कि नहीं। कैसे चेक करेगा? 3 चीज़ चेक करेगा। प्रोसीजर परफॉर्म किया है कि नहीं ऑडिटर,
एविडेंस कलेक्ट किया था कि नहीं, क्या कहते हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दैट इज SAAE, हमारे नोट्स में SAAE लिखा हुआ है। और जो रिपोर्ट इशू किया वो सूटेबल है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। तो भाई ये समझ में आ गया। क्वेश्चन तुम्हारे पास एग्जाम में आएगा, जो भी हम लोग पढ़ रहे हो सीधा क्वेश्चन बेसिस पे होगा। क्वेश्चन में तुमको यही बोलेगा कि ऑडिटर बोल रहा है कि सर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की वजह से हम रिप्लाई नहीं दे पाए, हम फ्रॉड नहीं ढूंढ पाए, उसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। NFR है तब तुम आंसर लिखना होगा कि देन हाउ वी विल डिटरमाइन वेदर द ऑडिट इज डन एज पर SA और नॉट। बहुत ईजी है, उसका आंसर तुमको देना होगा, सर व्हाट यू कैन चेक इज check if all the audit procedures are performed or not as per SA, check if all the audit evidence is appropriate and sufficient or not, check if report is suitable or not। ये तीनों चीज चेक करो, and after checking you will be able to determine whether the audit was done as per SA or not, and whether due to inherent limitation you are able to find the fraud or not। okay, ये लिखना होगा। लेकिन इसके साथ तुमको 2 पॉइंट और लिखना होगा। 2 पॉइंट और क्या है? 2 पॉइंट ये है, एक पॉइंट है ऑडिटर के फेवर में, एक पॉइंट है तुम्हारा NFRA के फेवर में। ऑडिटर क्या बोल सकता है कि सर अगर कोई बाद में मिस स्टेटमेंट मिल रहा है तो इसमें मेरा गलती नहीं है, हम जो ऐसे के हिसाब से करना था हम किए हैं। सो यू कैन राइट सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट डज नॉट इंडिकेट फेलियर ऑफ ऑडिट एज पर ऐसे। तो ऐसे के हिसाब से किए थे, उस टाइम नहीं मिला, हो सकता है सैम्पलिंग में मिस्टेक था, सैम्पलिंग हम प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, हम सैम्पलिंग किए थे, उस सैम्पल में मेरा गलती नहीं है ऑडिटर, तो ये लाइन लिखना पड़ेगा। दूसरा लाइन तुमको NFRA के हिसाब से चलेगा। हाउएवर inherent limitation of audit is not a justification to settle with less persuasive audit evidence। भाई ये क्या बोला? ये हम बोले कि NFRA बोलेगा कि just because of ILA, that is inherent limitation of audit, just because of ILA the auditor cannot settle with anything less than persuasive audit evidence। मतलब इवन दो इनहेरेंट लिमिटेशन है, लेकिन एज एन ऑडिटर यू शुड हैव एट लीस्ट परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस तुम्हारे पास नहीं है, ओके, तुमको ओपिनियन बनाने के लिए कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस नहीं है कि हाँ भाई श्योर है कि कंक्लूड करते हैं कि जो भी हमारे पास, जैसे कि मेरे पास वेंडर मास्टर में सिर्फ 4 मिस्टेक मिला, तो वो 4 मिस्टेक से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेंडर मास्टर मेरा सही है या गलत? नहीं, ये कंक्लूसिव एविडेंस का जरूरत नहीं है। अगर तुमको नहीं मिल रहा है इट्स ओके, तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही लाइन आइटम था वेंडर मास्टर में, उसमें से तुमको एक गलती मिल गया, तो तुम ये नहीं बता सकते कि पूरा जो भी वेंडर मैनेजमेंट वो गलत है या सही है। तुम्हारे पास कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन परसुएसिव है कि हाँ भाई 4 में से एक ही गलती है, मतलब 3 सही है। अगर तुमको वाइब आ रहा है कि हाँ आई कैन परसुएट कि हाँ भाई एक ही गलती था, क्योंकि ये 4 ही वेंडर कोर वेंडर्स हैं, इनके पास इतना नहीं है, तो हो सकता है एक में गलती हो गया होगा। लेकिन अगर ऑडिटर परसुएसिव एविडेंस भी नहीं ले रहा है, बोल रहा है कि भाई 4 गो वेंडर था, उसमें से 3 गो में मिस्टेक निकल गया, या फिर वो ऑडिट ही नहीं किया, उसका ऑडिट एविडेंस नहीं लिया, तो उसके पास तो परसुएसिव ऑडिट एविडेंस भी नहीं है कि हाँ भाई वेंडर मास्टर गलत है, उसके पास ऑडिट एविडेंस ये भी नहीं है कि वेंडर मास्टर सही है, कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकता है। तो लेस देन परसुएसिव एविडेंस हम नहीं मानेंगे। तो NFRA will tell that ILA is not a justification to settle with anything less than persuasive audit evidence। okay, तो अगर क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि क्या ऑडिटर बच सकता है इनहेरेंट लिमिटेशन बोल के, नहीं, उसको तुमको आंसर कैसे देना होगा? पहले एक 3 लाइन आएगा, फिर 2 लाइन आएगा। 3 लाइन क्या बोलता है? पहला लाइन बोल देगा कि भाई वी विल चेक वेदर द ऑडिट इज परफॉर्म एज पर ऑडिट प्रोसीजर, whether sufficient and appropriate audit evidence taken, whether the report is suitable or not। ये 3 लाइन लिखने के बाद अगर ये तीनों लाइन ऑडिटर NFRA चेक करेगा कि तीनों लाइन हुआ था कि नहीं, ओके, NFRA चेक करके आंसर दे सकते हैं। लेकिन आगे का 2 लाइन और लिखो एक ऑडिटर के लिए, कि ऑडिटर बोल सकते हैं कि एज पर ऐसे किए थे और ऐसे के हिसाब से नहीं मिला, तो सबसे आफ्टर ऑडिट अगर मिल रहा है तो मेरा गलती नहीं है। लेकिन NFRA भी बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होना चाहिए था, अगर तुम्हारे पास नहीं है डजंट मैटर। तो देखो क्वेश्चन में जो परसुएसिव वाला क्वेश्चन वर्ड है ना, वो क्वेश्चन में क्या आएगा? A B करके आएगा। B में आएगा कि ही डिड नॉट हैव परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, ही हैड लेस परसुएसिव एविडेंस। तो क्या करना चाहिए था? उसका आंसर ऐसे आएगा
क्वेश्चन नंबर 1 है बुक में, क्वेश्चन बैंक में, उसमें आंसर इसका ऐसा ही है, ठीक है। एक और बात हमको बोलना था कि अब से हम क्या करेंगे, जैसे कभी तुमको बताया कि क्वेश्चन आएगा, ऑडिट क्या है, ऑडिट में क्या आएगा कि कुछ कुछ वर्ड होता है क्वेश्चन में ना, कुछ कुछ टर्म वर्ड लिखाएगा और उस वर्ड से तुमको पता करना होता है कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, क्योंकि हर टॉपिक का वो फील होता है। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, उसमें वो सीधा बोलेगा कि हाउ कैन ऑडिटर टेल दैट दिस इज he was not able to find the mistake because of inherent limitation। तो तुम बोलोगे, तब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई इसका आंसर क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन का 4 को लिख दें कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो सब, या फिर ये लिखें कि हाँ भाई गलती नहीं ढूंढ सकते हैं जस्ट बिकॉज वो इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो उसका आंसर तुमको लिखना होगा जो अभी हम वर्ड बोले थे कि कैन ऑडिटर फाइंड और नॉट रिलाई ऑन इनहेरेंट लिमिटेशन, नहीं इनहेरेंट, अगर बड़ा क्वेश्चन तो सब कुछ लिखना होगा, सब चारों इनहेरेंट लिमिटेशन, उसके बाद ऑडिट कैसे हम लोग NFR ढूंढेगा कि इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से हुआ है कि नहीं, फिर बाकी का दो लें, ठीक है। तो ये बात हम तुमको बोलना अब बताएंगे। तो जो क्वेश्चन 1 था उसमें तुमसे क्या पूछ रहा था, उसमें वर्ड लिखा था कि इनहेरेंट लिमिटेशन, क्वेश्चन में वर्ड क्या लिखा था, क्वेश्चन क्या लिखेगा, कैन, हाँ जैसे कि कंक्लूजन में है यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ इला देर इज अनअवॉइडेबल रिस्क दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो ऑडिट इज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर ऐसे। ऑडिटर क्वेश्चन में केस स्टडी देगा, कुछ गलती होगा जो ऑडिटर नहीं पकड़ पाएगा, तो ऑडिटर बोल रहा होगा कि सर देर इज ए इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट and due to which there is unavoidable risk that material misstatement may not be detected even though audit is planned and performed as per ऐसे। प्लान एंड परफॉर्म एज पर ऐसे और इनहेरेंट लिमिटेशन का अगर बात लिखा हुआ तुम्हारे क्वेश्चन में, तो उसका आंसर तुम्हारा ये वाला होगा जो भी तुमको बताए थे कि 3 लाइन, फिर एक NFR का लाइन और एक तुम ऑडिटर का लाइन, ये लिखना होगा तुमको, ठीक है। और परसुएसिव वाला बात लिखेगा तो तुमको परसुएसिव वाला भी बात लिखना होगा क्योंकि NFR वाला लाइन वही है, ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग जस्ट पढ़े थे 4 इनहेरेंट लिमिटेशन का 4 फैक्टर जो था, तो जो अदर मैटर था उसके ऊपर जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि भाई for certain assertion or matters, for certain assertion या फिर for certain matters the potential effect of inherent limitation of audit to detect material misstatement are significant। मतलब inherent limitation का ऐसा पोटेंशियल है कि हो सकता है कि कोई कोई सिचुएशन में, मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन का जो इफेक्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है कुछ कुछ सिचुएशन है। इनहेरेंट लिमिटेशन का इफेक्ट मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब कि ऑडिटर नहीं ढूंढ पाएगा, तो वैसा सिचुएशन कौन कौन सा है, तो उसका 4 सिचुएशन, फ्रॉड वाला, रिलेटेड पार्टी, उस वाला, तो वो क्वेश्चन में वर्ड लिखेगा पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना। फिर अब जो टॉपिक बचता है सो वी है मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, उसमें FRF के बारे में लिखा हुआ है कि फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क 2 तरीके का होता है। मतलब फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क 2 तरीके का होता है, एक तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता है। उसमें कंप्लायंस फ्रेमवर्क बोलता है कि चाहे कुछ हो जाए तुमको ये बात कंप्लाई करना ही होगा अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा चीज़ होता है फेयर प्रेजेंटेशन, कि कोई फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही बोलेगा भाई ये तुमको रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, तो इट्स ओके। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट FS लेवल पे भी हो सकता है, इंडिविजुअल असर्शन लेवल भी हो सकता है, तो उसका सारा एग्जांपल दिए हुए हैं वो देख सकते हो। व्हाट इज TCWG? TCWG इज दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये मैनेजमेंट के ऊपर होता है। मैनेजमेंट क्या होता है भाई? मैनेजमेंट इज लाइक हु इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज योर CFO, CEO या फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सब मैनेजमेंट है जो तुम्हारा डेली ऑपरेशंस मैनेज करता है। हु इज TCWG? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग इनका रिपोर्ट देखते हैं कि ये लोग जो कर रहा है वो सही भी कर रहा है, हाँ भाई वो लोग डेली ऑपरेशन संभाल रहा है, हो सकता है तीनों मिल के कल्यूशन कुछ फ्रॉड कर दिया हो, तो इनका चेक करने के लिए कि ये लोग सही है कि नहीं, उसके लिए ऊपर चेयरमैन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, वो लोग TCWG होता है। करेक्ट। TCWG इज नॉट एग्जीक्यूशनरी लेवल। TCWG में कौन कौन था है? ऑडिट कमेटी, चेयरमैन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सेट्रा। एक और चीज़ लिखा है, एवरी टाइम मैनेजमेंट विल ट्रबल द ऑडिटर। मैनेजमेंट जो था हर वक्त ऑडिटर को परेशान करता है, क्यों? क्योंकि ऑडिटर तो गलती ढूंढेगा, मैनेजमेंट भाई, ऑडिटर का क्या काम है भाई? गलती ढूंढना तुम्हारा डेली ऑपरेशन में, चाहे इंटरनल ऑडिटर हो या स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, तो मैनेजमेंट हमको परेशान करता है। लेकिन ऑडिटर क्या करेगा? सीधा TCWG को जाएगा, तभी मैनेजमेंट हेल्प ही नहीं कर रहा, हम कहाँ से तुमको ऑडिट करके दें। ओके, सो या गाइस, सो वी आर डन विथ Day 2 Part 1. Bye.